वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर थर्ड से। आज का टॉपिक है शिक्षण के स्तर। तो शिक्षण के 3 स्तर दिए गए हैं, उनके बारे में जानेंगे और सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले शिक्षण के स्तर जान लेते हैं। तो शिक्षण के 3 स्तर दिए गए हैं। शिक्षण के स्तर, इसमें पहला स्तर है स्मृति स्तर, जिसको मेमोरी लेवल कहा जाता है। दूसरा स्तर है बोध स्तर, जिसको अंडरस्टैंडिंग लेवल कहा जाता है। और तीसरा स्तर आ जाता है चिंतन लेवल, जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल कहा जाता है। तो किसी भी शिक्षण के लिए उसके उद्देश्य सबसे ज़्यादा स्पष्ट होने चाहिए, तभी जो है शिक्षक द्वारा प्रभावशाली ढंग से अपने विषय वस्तु को बच्चों तक दिया जा सकता है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्य वस्तु का बहुत महत्वपूर्ण उपागम होता है, जिसके बिना शिक्षण जो है संभव ही नहीं है। एक ही पाठ्य वस्तु को शिक्षण उपागम परिस्थितियां जो है विचारहीन से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक लेकर जाती हैं। तो एक ही पाठ्य वस्तु जो होती है वो शिक्षण में बच्चों को विचारहीन परिस्थिति से लेकर विचारपूर्ण परिस्थिति तक लेकर जाती है। और इसमें शिक्षण के जो 3 स्तर दिए गए हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, इसमें सबसे नीचे आता है स्मृति स्तर। तो बच्चों की जो शुरुआत होती है वो स्मृति स्तर से होती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी जो है समझ नहीं होती है कि वो हर एक चीज़ के बारे में जान सके, उसका रीज़न जान सके, उसके कारण जान सके, उसके बारे में चिंतन कर सके। इसलिए बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी सिर्फ स्मृति बनती है। कोई भी घटना होती है, कोई भी चीज़ वो देखता है तो उसे सिर्फ वो चीज़ याद रह जाती है। वो कैसी थी, उसके पीछे का रीज़न क्या था, ये बच्चे को नहीं याद रहता है। तो बच्चे की प्रारंभिक स्थिति होती है स्मृति स्तर से। फिर शिक्षण प्रक्रिया जो आती है वो बोध स्तर तक आती है। शिक्षण प्रक्रिया का मतलब हो जाता है कि जब बच्चे को कुछ भी सिखाया जाता है तो बच्चा उस चीज़ को समझने लगता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने पर बच्चा चिंतन स्तर तक आता है। तो चिंतन स्तर की वह अवस्था होती है जिसमें जो है छात्र अपने आप सोचने लगता है, उसके पीछे का रीज़न जानने लगता है, उसमें तर्क वितर्क करने लगता है। तो जब बच्चे की खुद की एक सोच डेवलप हो जाती है तो उसको चिंतन स्तर में ला दिया जाता है। चिंतन स्तर का मतलब होता है कि बच्चा हर एक चीज़ को जानता है, उस एस्पेक्ट को जानता है, उसके पीछे के रीज़न को जानता है। तो इस तरह से टीचिंग के हर एक स्तर को हम समझेंगे। इसमें पहला आएगा स्मृति स्तर शिक्षण। तो टीचिंग ऑफ मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में किस तरह से टीचिंग की जाती है ये जान लेते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता होती है, तो इसमें छात्र के मन में कोई भी विचार नहीं होता है। इस स्तर पर ऐसी अधिगम परिस्थितियां विकसित की जाती हैं जिससे कि छात्र पढ़ाई गई विषय वस्तु को सरलता से कंठस्थ कर सके, मतलब कि जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे तक पहुंच सके। इस स्तर पर रिकॉल तथा क्रेमिंग की क्रिया पर जोर दिया जाता है। तो इसमें इस स्तर पर, स्मृति स्तर पर बच्चों को सिर्फ रिकॉल कराया जाता है, मतलब कि उन्हें जो है पुनः स्मरण कराया जाता है कि क्या पढ़ाया गया था, उनको याद दिलाया जाता है इस चीज़ का, उनको रट्टा लगाया जाता है। फिर उनका जो है अवबोध कराया जाना इसमें पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि ये जो स्टेज होती है इसमें बच्चा बहुत छोटा होता है। इसमें सिर्फ जो है कविता पाठ कराया जाता है, शब्दार्थ कराए जाते हैं, उनका अभ्यास कराया जाता है, संस्कृत के रूप पढ़ाए जाते हैं, पहाड़ गिनतियाँ पढ़ाई जाती हैं, वर्तनी सिखाई जाती है बच्चे को, व्याकरण सिखाई जाती है। ऐतिहासिक घटनाओं के लिए शिक्षण की स्मृति स्तर तक ही अधिक प्रभावी रहते हैं। तो ये सारी क्रियाएं बच्चे को स्मृति स्तर तक सिखाई जाती हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान कैसा होता है, तो मॉडल कैसा है स्मृति स्तर का, ये देख लेते हैं। इसमें जो उद्देश्य होगा, उद्देश्य का मतलब है कि छात्रों में निम्नलिखित क्षमताओं को विकसित करना होता है, जैसे कि मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना और सीखे हुए तथ्यों को याद रखना,
सीखे गए तथ्यों का पुनः स्मरण करना। फिर संरचना कैसी होती है स्मृति स्तर में, तो संरचना में 5 सोपान होते हैं। पहले इसमें आता है प्रस्तावना या तैयारी या उद्देश्य कथन आता है, फिर इसमें प्रस्तुतिकरण आता है, फिर तुलना और संबंध आ जाता है, और फिर निष्कर्ष और सामान्यीकरण आता है, और लास्ट में प्रयोग और अभ्यास आ जाता है। अब स्मृति स्तर में सामाजिक प्रणाली कैसी होती है ये जानेंगे। तो कक्षा में शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है और छात्रों के सामने पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करता है, और छात्रों का स्थान इसमें गौड़ होता है। तो इसमें मेन जो रोल होगा वो शिक्षक का होगा। शिक्षक ही बच्चों को पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करेगा बच्चों तक, और इसमें छात्रों का जो स्थान होगा वो गौड़ होता है। छात्र इसमें चुपचाप शिक्षक को आदर्श मानते हैं और उनका अनुसरण करते रहते हैं। अब देखेंगे कि स्मृति स्तर में मूल्यांकन प्रणाली क्या है। तो इसमें मूल्यांकन लिखित अथवा अलिखित दोनों ही प्रकार से हो सकता है, और परीक्षा में रटने की क्षमता पर इसमें जोर दिया जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे की खुद की सोच नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पुनः स्मरण तथा अभिज्ञान के पद पर महत्वपूर्ण होते हैं इसमें। अब देखेंगे कि स्मृति स्तर के शिक्षक के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसमें पहला सुझाव है कि पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाना चाहिए, और पाठ्य वस्तु को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पाठ्य वस्तु को शिक्षक के द्वारा क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, और थकान के समय शिक्षण ना किया जाना चाहिए। जब बच्चे थके हों तो उसमें शिक्षण नहीं कराना चाहिए। अभ्यास के लिए इसमें अधिक समय दिया जाना चाहिए बच्चों को, और इस स्तर पर पुनरावृत्ति को एक ही लय में कराना चाहिए। अब आते हैं दूसरे शिक्षण स्तर पर। तो दूसरा स्तर है बोध स्तर का शिक्षण। बोध स्तर का शिक्षण जो है, इसका मतलब है कि इसमें बच्चे को बोध हो जाता है, बच्चों की एक अपनी समझ डेवलप हो जाती है। इसमें शिक्षण के क्षेत्र में बोध एक बहुत व्यापक शब्द होता है। मॉरिस एल विग्गी ने बोध का प्रयोग किया है। इन्होंने 3 पक्षों में से स्पष्ट किया है। इन्होंने बताया है, पहले पक्ष में विभिन्न तथ्यों में संबंध दिखाना। तो कई सारे तथ्य होते हैं, उनमें जो है रिलेशन दिखाया जाता है, संबंध दिखाया जाता है। और तथ्यों के संचालन के रूप में देखना, तो तथ्यों को एक संचालन के रूप में देखा जाता है, और तथ्यों के संबंध तथा संचालन दोनों को समान्वित किया जाता है। तो ये जो है मॉरिस एल विग्गी के द्वारा 3 पक्ष बताए गए हैं बोध स्तर के लिए। अब मॉरिसन ने बोध स्तर शिक्षण का प्रतिमान दिया है। उनके प्रतिमान में बताया गया है कि उद्देश्य बोध स्तर के लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना इसमें उद्देश्य होता है। मास्टरी होनी चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट पर। जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे को अच्छे से समझ में आना चाहिए। बच्चों की एक समझ जो है आ जानी चाहिए इसमें। फिर संरचना आती है। तो संरचना का मतलब होता है, इसमें 5 सोपान बताए गए हैं बोध स्तर में, जिसमें पहला आता है अन्वेषण, दूसरा आता है प्रस्तुतिकरण, तीसरा आता है आत्मीकरण, चौथा होता है व्यवस्था, और 5वां होता है अभिव्यक्तिकरण। अब बोध स्तर में तीसरा प्रतिमान आ जाता है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का मतलब होता है शिक्षक के व्यवहार का नियंत्रक होना चाहिए। शिक्षक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय होने चाहिए। छात्र अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं इसमें, और बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा इसमें पाई जानी चाहिए। फिर चौथा सोपान आ जाता है इसमें मूल्यांकन प्रणाली का। तो मूल्यांकन प्रणाली इसमें मौखिक, लिखित, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ किसी भी तरह की हो सकती है। अब बोध स्तर के शिक्षण के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो इसमें पहला सुझाव है कि शिक्षकों को छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और स्मृति स्तर के बाद ही बोध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक सोपान को क्रमबद्ध तरीके से पार किया जाना चाहिए। तो जो भी सोपान है उसको क्रमबद्ध तरीके से पूरी तरह से समझाकर तब उससे आगे बढ़ना चाहिए। छात्रों को
अभिप्रेरणा दी जानी चाहिए, तो बीच बीच में छात्रों को अभिप्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। अब आते हैं अपने तीसरे स्तर पर। तीसरा स्तर है शिक्षण का चिंतन स्तर पर शिक्षण। तो चिंतन स्तर पर किस तरह से शिक्षण किया जाता है ये देख लेते हैं। चिंतन मानव के विकास का महत्वपूर्ण पद होता है। तो चिंतन एक ऐसा पद है जो मानव का विकास करता है, उसका आगे जो है डेवलपमेंट करता है। इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। तो यह ऐसा स्तर होता है जिसमें शिक्षक जो है अपने छात्रों के तर्क को, उनकी कल्पना शक्ति को, उनके चिंतन को बढ़ावा देता है, ताकि बाद में छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, ताकि आने वाले समय में बच्चों को जो भी प्रॉब्लम हो उसमें बच्चे अपने आप उसकी समस्या का समाधान कर सकें। तो इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का शिक्षण निहित होता है। तो चिंतन स्तर में स्मृति और बोध दोनों ही चिंतन स्तर में इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बिना चिंतन स्तर का शिक्षण संभव ही नहीं हो सकता है। तो बिना स्मृति स्तर और बोध स्तर के समान्वेषण के बिना जो है चिंतन स्तर का शिक्षण कंप्लीट नहीं माना जाता है। चिंतन स्तर का जो शिक्षण होता है वो समस्या केंद्रित होता है, तो किसी न किसी एक समस्या का इसमें समाधान किया जाता है और इसमें शिक्षक छात्रों के सामने कोई संबंधित समस्या प्रस्तुत करते हैं जिस पर छात्र सक्रिय होकर, अभिप्रेरित होकर काम करते हैं और अपने चिंतन के द्वारा उस समस्या का समाधान निकालते हैं। तो चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु हंट का शिक्षण प्रतिमान दिया गया है। हंट ने एक मॉडल दिया है चिंतन स्तर के लिए। इसमें उन्होंने उद्देश्य प्रतिमान के लिए बताया है कि छात्रों में मौलिक एवं स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। छात्रों में समस्या समाधान हेतु तो आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। फिर संरचना प्रतिमान आता है। तो संरचना प्रतिमान में हंट ने बताया है कि छात्रों के सामने समस्या परिस्थिति उत्पन्न होनी चाहिए और छात्रों में उसका जो है उपकल्पना का निर्माण किया जाना चाहिए। उपकल्पना पुष्टि के लिए उनकी सूझ, चिंतन और मनन का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर तीसरा प्रतिमान आ जाता है हंट का सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली का मतलब है कि छात्र का वातावरण पूर्ण रूप से खुला तथा स्वतंत्र होना चाहिए। छात्र क्रियाशील होना चाहिए और स्वप्रेरित रहना चाहिए। छात्रों के समाजीकरण का ढंग सुदृढ़ होना चाहिए। फिर चौथा प्रतिमान आ जाता है इसमें मूल्यांकन प्रणाली का। तो मूल्यांकन प्रणाली में हंट ने बताया है कि निबंधात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है, ये अधिक उपयोगी रहता है। अब चिंतन स्तर के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो चिंतन स्तर के सुझाव इस तरह से हैं। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक के पूर्व स्मृति और बोध स्तर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मतलब जो भी आगे स्तर आ रहे हैं उनका ज्ञान चिंतन स्तर में होना आवश्यक होता है और प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण किया जाना चाहिए और इसमें सहानुभूति, प्रेम, संवेदनशीलता होनी चाहिए और समस्या की अनुभूति होनी चाहिए। तो ये कुछ सुझाव थे चिंतन स्तर के लिए। अब देखेंगे स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो क्या डिफरेंस है सब में ये देखेंगे। प्रवर्तक पहले देखते हैं। तो स्मृति स्तर के प्रवर्तक हर्बार्ट हैं और बोध स्तर के प्रवर्तक मॉरिसन हैं, जबकि चिंतन स्तर के प्रवर्तक हंट हैं। अब शिक्षण की प्रकृति देख लेते हैं। तो शिक्षण की प्रकृति स्मृति स्तर सबसे निचला स्तर होता है, इसलिए इसमें विचारहीन रहता है छात्र। बोध स्तर में आने पर छात्र विचार युक्त हो जाता है और चिंतन स्तर में जो है छात्र पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, विचारपूर्ण रहता है। अब उद्देश्य के बेसिस पे देखेंगे। तो उद्देश्य अगर देखें, स्मृति स्तर पे ज्ञानात्मक उद्देश्य रहता है, बोध स्तर पे बोधात्मक और प्रयोगात्मक रहता है, जबकि चिंतन स्तर पर विश्लेषण किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। अब देखेंगे पाठ्य वस्तु के बेसिस पे। तो पाठ्य वस्तु
स्मृति स्तर पर तथ्यात्मक होती है, बोध स्तर पर व्याख्यात्मक होती है, जबकि चिंतन स्तर में चिंतन से परिपूर्ण रहती है। अधिगम के बेसिस पे देखते हैं तो इसमें अधिगम स्मृति स्तर पर उद्दीपन अनुक्रिया पर बेस रहता है और बोध स्तर पर पुनर्वर्णन और अंतर्दृष्टि पर बेस रहता है, जबकि चिंतन स्तर पर आत्मनिष्ठ नियम लगाया जाता है। अभिप्रेरणा के बेसिस पे देखते हैं तो अभिप्रेरणा के बेसिस पे स्मृति स्तर पर बाह्य अभिप्रेरणा रहती है, बोध स्तर पर बाह्य और आंतरिक दोनों रहती है, जबकि चिंतन स्तर पर आंतरिक अभिप्रेरणा रहती है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर के बेसिस पे, इनको देख लीजिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सूक्ष्म शिक्षण पर। सूक्ष्म शिक्षण, इसको माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा शिक्षण जिसमें कम समय में कम बच्चों में किसी एक स्किल पर जो है पीपल टीचर को निपुण किया जाता है, तो वो पूरा प्रोसेस सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण जो है प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित अभ्यास की एक प्रक्रिया होती है। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। 1961 में एचिसन, ब्रूस और एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप से संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ किया था और इसके अंतर्गत प्रत्येक छात्राध्यापक जो है वो 5 से 10 बच्चों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था और अन्य छात्राध्यापक जो रहते थे वो विभिन्न प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते थे। और इसके बाद इन लोगों ने वीडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया और छात्राध्यापकों के शिक्षण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की शुरुआत की। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है सूक्ष्म शिक्षण जो कम छात्रों में की जाती है, कम समय में की जाती है और किसी एक कौशल को लेकर जो है पीपल टीचर में वांछित बिहेवियर में परिवर्तन किया जाता है, वांछित व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। हैरी गैरिसन और शिक्षक सामर्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते हुए स्टैनफोर्ड शिक्षक सामर्थ्य हर्नद दीपिका का निर्माण किया और सन 1967 में क्लैनवेस ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग सूक्ष्म शिक्षण पे अपने मत दिए और उनमें प्रयोग किया। तो सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा देख लेते हैं। D.W. एलन को इसके जनक माना जाता है सूक्ष्म शिक्षण के। इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे तो एलन ने 1968 में परिभाषा दी थी सूक्ष्म शिक्षण की। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित एक संप्रत्यय होता है। फिर इसमें प्रोफेसर B.K. पासी की डेफिनेशन आ जाती है, परिभाषा आ जाती है। उन्होंने बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि होती है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। तो जब छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल के लिए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्रों के समूह में एक जो है शिक्षक कार्य करता है तो उसको सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। ये डेफिनेशन B.K. पासी ने दी है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है L.C. सिंह ने जो दी है। इन्होंने बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण का सरलीकृत रूप होता है जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्य वस्तु की एक छोटी सी इकाई का प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन L.C. सिंह ने दी थी कि कम समय में 5 छात्रों में 5 से 20 मिनट तक के टाइम पे शिक्षक जो है एक पाठ्य वस्तु को बच्चों को प्रदान करता है। अब सूक्ष्म शिक्षण की कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं जिसमें सम्मिलित है प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण के लिए शिक्षक व्यवहार के
प्रारूप आवश्यक होते हैं तथा प्रशिक्षित व्यवहार के परिवर्तन लाने के लिए पृष्ठपोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें पृष्ठपोषण तुरंत ही मिलता है, क्योंकि इसमें जैसे ही छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य का अंत होता है, वैसे ही इसमें ऑब्जर्वर अपना जो है क्रिटिसिज्म दे देता है। अब तीसरी मूलभूत मान्यता आ जाती है इसमें कि शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया या योजना होती है और शिक्षक में सुधार लाने के लिए समुचित अवसर इसमें दिए जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का ही एक लघु और सरलीकृत रूप होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षण का ही एक लघु रूप है और सरलीकृत रूप है। फिर सूक्ष्म शिक्षण के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। तो इसमें एलन और रियॉन ने 1968 में 5 मूलभूत सिद्धांत दिए थे, जिसमें इन्होंने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण होता है। तो ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन होती है जिसमें आपको शिक्षण करना होता है, और इस प्रकार के शिक्षण में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। तो आप जैसे रियल क्लास में पढ़ाएंगे उससे कम जटिलताएं यहाँ पे मिलती हैं आपको, क्योंकि इसमें आपके ही ट्रेनीज रहते हैं, आपके बैचमेट्स रहते हैं, तो उनको पता होता है कि कैसे बिहेव करना है। फिर तीसरा सिद्धांत इसमें आ जाता है कि एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य या कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है इसमें। तो आप एक टाइम पे किसी एक ही स्किल की प्रैक्टिस करते हैं सूक्ष्म शिक्षण में। फिर चौथा जो है सिद्धांत इसमें आ जाता है कि अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर इसमें अधिक नियंत्रण रखना पड़ता है। पांचवा सिद्धांत है कि परिणाम संबंधी साधारण ज्ञान और प्रतिपुष्टि के प्रभाव की परिधि विकसित की जाती है। अब देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग जो है सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था, इसकी शैक्षिक प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो इसकी शैक्षिक प्रक्रिया के लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। तो इसमें शिक्षक सबसे पहले प्रस्तावना पद देता है, उसमें वह सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों की बात करता है। इसके बाद शिक्षक छात्र अध्यापकों को शिक्षण कौशल, जिसपे मतलब टीचिंग स्किल्स होती हैं, 10 टीचिंग स्किल्स होती हैं जिनको विकसित किया जाना है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता है और उसके पीछे के मनोवैज्ञानिक आधार की विवेचना करता है। फिर शिक्षक जो है छात्र अध्यापकों के समक्ष सूक्ष्म शिक्षण की विधि पर आधारित आदर्श पाठ को प्रस्तुत करता है। तो किस तरह से उन्हें जो है सूक्ष्म शिक्षण करना है ये दिखाया जाता है। फिर शिक्षक तथा छात्र अध्यापक मिलकर दिए गए आदर्श पाठ का विश्लेषण करते हैं, उनमें कमियां और विशेषताओं पर विचार विमर्श करते हैं। फिर शिक्षक और छात्र अध्यापकों को सूक्ष्म पाठ योजना बनाने के लिए समय दिया जाता है और छात्र अध्यापक निर्देशानुसार 5 से लेकर 15 मिनट तक सूक्ष्म पाठ को पढ़ाते हैं और छात्र अध्यापक सूक्ष्म पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षक के साथ अपने पढ़ाए गए पाठ पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि उनका अध्ययन कौशल क्या रहा, क्या कमियां थी उसमें, क्या सुधार की ज़रूरत है उन्हें। फिर आलोचना पद के पश्चात छात्र अध्यापक अपनी पाठ्य योजना में दिए गए सुझावों के अनुसार अपने में परिवर्तन करते हैं, जिसको पुनः पाठ योजना निर्माण पद कहा जाता है। तो अगर कोई कमी आ जाती है तो उसमें फिर आपको पुनः पाठ करना पड़ता है, पुनः उस पाठ योजना को पढ़ाना पड़ता है। फिर इस प्रकार से पुनः निर्मित पाठ योजना को छात्र अध्यापक द्वारा उन्हीं जो है कक्षा में पढ़ाना पड़ता है और इसमें पुनः शिक्षा क्रम चलता है। फिर इसमें आलोचना की जाती है। तो जब तक आप एक स्किल में परफेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आपका ये शिक्षा कार्य चलता रहता है और तब तक आप लेसन प्लानिंग करते रहेंगे। तो इस तरह से सूक्ष्म शिक्षा स्टार्ट होता है प्रशिक्षण अध्यापक के द्वारा। इसमें पहले प्रस्तावना क्रम दिया जाता है, फिर शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है,
फिर शिक्षक के द्वारा आदर्श पाठ शिक्षक प्रस्तुत किया जाता है। अब आदर्श पाठ शिक्षक में जो आलोचनाएं होंगी वो बताई जाएंगी। और अब काम आता है छात्राध्यापक का। तो छात्राध्यापक का काम शुरू होता है सूक्ष्म शिक्षण का पाठ निर्माण करने से, और इसमें फिर सूक्ष्म शिक्षण की वास्तविक शिक्षण किया जाता है। फिर उसमें आलोचना की जाती है शिक्षक के द्वारा, तो आलोचना पर विचार विमर्श किया जाता है क्रम से। अब छात्राध्यापक को पुनः पाठ निर्माण करना पड़ता है, फिर पुनः शिक्षण क्रम करना पड़ेगा उसे, और फिर उस पर शिक्षक के द्वारा पुनः आलोचना क्रम किया जाता है। तो आलोचना की जाएगी शिक्षक के द्वारा उस पर फिर से। अब देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या रहता है, माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या रहता है, पूरा ये जानेंगे। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल का मतलब है कि जब से आपका पाठ योजना स्टार्ट होगा और जब आप एक कौशल में जो है पूरी तरह से निपुण हो जाएंगे, तो इस पूरे चक्र को सूक्ष्म शिक्षण चक्र का नाम दिया जाता है। यह चक्र आपका स्टार्ट होता है सूक्ष्म शिक्षण का पाठ योजना बनाने से। तो आप पहले पाठ योजना बनाएंगे, फिर आप सूक्ष्म शिक्षण करेंगे, फिर उसकी आलोचना की जाएगी शिक्षक के द्वारा। तो आपको जो भी फीडबैक मिलेगा, अगर आपका फीडबैक सही है तो यहीं से आपकी टीचिंग समाप्त हो जाएगी। अगर उसमें कोई कमी है तो आप फिर पुनः पाठ निर्माण करेंगे, तो आप रीप्लान करेंगे, फिर आप रीटीच करेंगे, उसी प्लान को आप पुनः शिक्षण करेंगे, और फिर आपका पुनः आलोचना की जाएगी, आपकी फीडबैक दिया जाएगा। इसमें सूक्ष्म शिक्षण के क्या उपयोग होते हैं ये जान लेते हैं। तो यूजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, अभी तक हमने जाना साइकिल क्या है इसका और इसका कैसे पूरा प्रोसेस होता है, ये जान लिया हमने। अब देखेंगे कि इसका उपयोग क्या है सूक्ष्म शिक्षण का। तो ये सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो व्यावसायिक परिपक्वता को विकसित करता है और अंश से हमें पूर्ण की ओर ले जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से छात्राध्यापकों को शिक्षण की प्रक्रिया का पूरा स्पष्ट ज्ञान हो जाता है और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा ही छात्राध्यापक शिक्षण कौशलों में पूरी तरह से निपुणता प्राप्त करता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा ही छात्राध्यापकों को सुव्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और विशिष्ट तथा त्वरित पृष्ठपोषण की प्राप्ति होती है। और इसमें जो है छात्रों को एक एक करके हर एक शिक्षण कौशल में निपुणता मिल जाती है, उनको जो है हर एक परेशानी उनकी दूर हो जाती है और वास्तविक ज्ञान हो जाता है शिक्षण का। तो इस तरह से हमारा सूक्ष्म शिक्षण का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।